हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि सीडीपी की हमारी सीरीज स्टार्ट हुई है, जो कि आपको सी टेट, यूपी टेट, सुपर टेट, कोई भी टीचिंग एग्जाम्स हो उसमें आपको ही पता है सीडीपी सेम रहता है। तो मैंने स्टार्ट किया है, इसके 2 पार्ट हो चुके हैं। मैंने जीन पियाजे से स्टार्ट किया है, बाकी भी बहुत सारे थ्योरीज मैंने कराई हुई है। प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप प्लेलिस्ट पे जाकर सारी वीडियो से गो थ्रू हो जाना, क्योंकि एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन आएगा। जो भी मैं आपको पढ़ाती हूँ बहुत ही कंसाइज होता है, बहुत ज़्यादा नहीं होता है, कम रहता है बट काम का रहता है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो थ्योरी है, जो कि जीन पियाजे के द्वारा है, और ये हमारा पार्ट 3 है। सारी चीजें मैंने डिटेल में 2 पार्ट में कवर कर दिया है। आज हमारा ये जो है लास्ट पार्ट है, खत्म हो जाएगा। और अगर इसकी एक क्लास लगती भी है तो उसमें हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे कि बाकी एग्जाम्स में जीन पियाजे से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं। जैसे कि मिसलेनियस हम लेंगे, उसमें आपका यूपी टेट, सी टेट, केवीएस, डी सभी के क्वेश्चंस होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो लोग नए आए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और इसका अगर आप चाहते होंगे पीडीएफ, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल, जो कि कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगा, आप वहां पर ज्वाइन हो सकते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, मेरे साथ साथ आप नोट्स जरूर बनाना, या फिर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। मैंने सबका मतलब आपको समझाया हुआ है। जो जीन पियाजे के जो स्टेजेस हैं 4, उसमें से हमने 2 पढ़ लिया है। आज हमारा तीसरा और चौथा। आपको पता है कि जो तीसरी स्टेज है वो है हमारा कॉन्क्रीट ऑपरेशनल। कल ही मैंने आपको बताया था प्री ऑपरेशनल से नाम कि कैसे आप इसका मतलब निकाल सकते हो। ऑपरेशनल का मतलब होता है लॉजिक, और पहले उसमें था प्री, यहां पर आ जाता है कॉन्क्रीट। कॉन्क्रीट का मतलब होता है मूर्त, और आपको यहाँ पर नीचे भी लिखा मिल जाएगा मूर्त संक्रियात्मक। और इसकी एज भी याद रखना है 7 से 11, क्योंकि एज भी पूछता है। अब आप मुझे बताओ, ऑपरेशनल का मतलब होता है लॉजिक और कॉन्क्रीट का मतलब होता है मूर्त। इट मीन्स कि बच्चे के सामने जो चीजें होगी, मतलब अगर मैं बच्चे के सामने ये मार्कर रखूंगी तो वो इसके बारे में बता सकेगा। अगर मैं इसको हटा लूं और फिर मैं उसे पूछूंगी तो वो यहाँ पर अपना कोई भी तर्क नहीं दे सकता है। मतलब कि जो चीज हमारे आंखों के सामने होगा, जिसे वो देख सकेंगे, छू सकेंगे, उसी के बारे में जो है अपना तर्क दे सकते हैं। जो चीज उनके आंख के सामने से हटी, वो उस चीज के बारे में नहीं देख सकते हैं। जैसे कि एक टर्म्स आपने सुना होगा, एब्स्ट्रैक्ट। ये एक दूसरे का अपोजिट है, एब्स्ट्रैक्ट। कॉन्क्रीट का मतलब कि आंखों के सामने होना चाहिए, बच्चा देख सके, सुन सके, तभी वो लॉजिक दे सकता है। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब है कि अगर आपके आंखों के सामने मार्कर नहीं भी है, फिर भी मैं आपसे पूछूं मार्कर हो गया या डस्टर, आप तुरंत उसके बारे में मेरे को बता सकते हो कि हाँ ये है, आपको पता है कि ये क्या है, मार्कर है, और इसके बता सकते हैं कि अच्छा इस पे लिखते हैं, व्हाइट बोर्ड पे इसको मिटा भी सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कॉन्क्रीट एंड ऑब्स्ट्रैक्ट। बट यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में, कॉन्क्रीट के बारे में। तो कॉन्क्रीट का मतलब कि आंखों के सामने होना चाहिए। तो बच्चे क्या कर सकते हैं, इस पे लॉजिक दे सकते हैं, रीजनिंग मतलब तर्क लगा सकते हैं। जो भी चीजें बच्चा जो भी तर्क देगा वो उसके आंखों के सामने होना चाहिए, तभी जाकर उस पर जो भी लॉजिक है, जो भी तर्क वो दे सकता है। मैंने आपको एग्जाम्पल बताई दिया। अब एक चीज है इसमें रिवर्सिबिलिटी। देखिए कुछ चीजें आपको, अगर आपने पहले क्लास नहीं देखी होंगी तो आपको कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए 2 पार्ट जरूर देखना, क्योंकि जो टर्म्स यहाँ पर दिए हैं मैंने इसको कल डिटेल में एक्सप्लेनेशन किया है, फिर बार बार वही चीज दोहराकर आपका टाइम नहीं वेस्ट करना चाहती हूँ। तो रिवर्सिबिलिटी क्या होता है, कल मैंने आपको एक चीज यहाँ पर एग्जाम्पल दिया था कि ए जो है इज इक्वल टू बी और बी इज इक्वल टू ए। बट बच्चा ये समझ नहीं पाएगा कि ये दोनों बराबर है। क्यों? क्योंकि उसके मतलब प्री ऑपरेशनल की बात बता रही हूँ, उसमें बच्चा ये नहीं सोच सकता था कि ये दोनों बराबर हैं। वो ये समझ ही नहीं पाएगा कि a इज इक्वल टू बी है, बस इसको चेंज कर दिया है लेटर को, b इज इक्वल टू a, ये दोनों बराबर है। प्री ऑपरेशनल में वो नहीं समझ सकता था, बट यहाँ पर रिवर्सिबिलिटी की गुण आ जाती है, अपलटावी का गुण आ जाता है। मतलब कि उसमें मैंने आपको कल एक एग्जाम्पल दिया था कि आप बच्चे को डेली जो है पार्क लेकर जाते हो, और यहाँ पर आपका घर है, आपने बोला एक दिन आप उसको छोड़कर आ गए और आपने बोला कि तुम घर चले आना, तो उसने क्या बोला, नहीं मैं नहीं आ सकता हूँ। क्यों? क्योंकि वहां पर इरिवर्सिबिलिटी थी। बट इस स्टेज में बच्चे के अंदर रिवर्सिबिलिटी का गुण आ जाता है। तो ये कल एग्जाम्पल मैंने आपको डिटेल में समझाया है। दूसरी चीज है डिसेंट्रिज्म। ये क्या है? विकेंद्रता। आपको पता होगा कि कल मैंने आपको एक चीज बहुत अच्छे से ग्लास के माध्यम से समझाया था, कंजर्वेशन, जो कि प्री ऑपरेशनल में लैक ऑफ कंजर्वेशन के माध्यम से होता है। बट यहाँ पर बच्चे की सोच में कंजर्वेशन आ जाता है। क्यों? क्योंकि कल अगर आपने देखा होगा, अगर मैं आपको एग्जाम्पल देकर यहीं पर समझाना चाहूँ, कि कल मैंने आपके सामने 2 ग्लास रखा था और एक बड़ी ग्लास, मैंने बच्चे के इस दोनों ग्लास में सेम पानी है, इस छोटे ग्लास का पानी बड़े ग्लास में से पलट दिया है, तो भी बच्चा बोलता है कि ये बड़ा है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो है सेंट्रेशन है, मतलब वो सारी चीजों पे फोकस नहीं कर सकता है, वो केवल वन एस्पेक्ट पे फोकस करेगा कि इसकी हाइट ज्यादा है।
बट इस स्टेज में आते आते बच्चे के अंदर डिसेंट्रिसिज्म आ जाता है, मतलब विकेंद्रिता। अब वो हर एक एस्पेक्ट पे फोकस करेगा, वो ये भी देखेगा कि ग्लास बड़ी है, वो ये भी देखेगा कि इसी ग्लास का पानी इसमें डाला गया है, इट मीन्स कि इस बड़े ग्लास में पानी डालने का मतलब ये नहीं है कि ये ग्लास जो है उसमें पानी ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि उसने हर एक एस्पेक्ट पे फोकस किया है। इट मीन्स कि डिसेंट्रिज्म, विकेंद्रिता का गुण आ चुका है। तो कल वाली क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो यहीं से कंजर्वेशन जो है बच्चे की सोच में आना स्टार्ट हो जाता है। प्री ऑपरेशनल में कंजर्वेशन की कमी है, बट यहाँ पर बच्चे के अंदर कंजर्वेशन है, और कंजर्वेशन का मतलब यही इसी को बोलते हैं, मैंने एग्जाम्पल से समझाया था। अब दूसरी चीज यहाँ पर आप देखिए, एक लिखा है क्लासिफिकेशन, सीरिएशन, और आपसे ये एग्जाम में कैसे पूछेगा वो भी मैं आपको बताना चाहूंगी। वो क्या पूछते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि कंजर्वेशन कौन सी स्टेज में है। तो याद रखना कंजर्वेशन कब आ जाता है, कॉन्क्रीट में आता है। पूछेगा क्लासिफिकेशन कौन से स्टेज में है, कॉन्क्रीट में। यहाँ पर जो एक एक लाइन लिखी है ना, ये बस ऐसे ही नहीं लिखा है, ये पूछा हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिए क्लासिफिकेशन का मतलब, मैं यहाँ पर मैंने कुछ डायग्राम्स लिया है, तो यहाँ पर बच्चा आइडेंटिफाई कर सकता है, क्लासिफाई कर सकता है कि ये पूरा राउंड है, सर्कल है, इसमें 3 लाइन बनाई गई है, इसमें 4 लाइन है, इसमें 6 लाइन है, इसमें वो काउंट करके 1 2 3 4 5, इसमें 5 है। और भी आप एक एक शेप में, जैसे कि मान लो यहाँ पर आपने इस बॉक्स में रेड लिख दिया, इस बॉक्स में आपने ब्लू लिख दिया, तो भी बता सकता है बच्चा कि ये लाल कलर का है और ये नीले कलर का है। तो ये सारी चीजें बच्चे के अंदर डेवलप हो जाती है, जिसे बोलते हैं क्लासिफिकेशन। दूसरी चीज है सीरिएशन। अब आप यहाँ पर सोचोगे कि सीरिएशन क्या होता है। आपने भी देखा होगा हम छोटे बच्चों को कैसे पढ़ाते हैं, क्योंकि उनको बहुत सारी चीजें आप एक ही बार डिफिकल्ट लेवल पे नहीं समझा सकते हैं। तो सीरिएशन के लिए आप बच्चों को बोलते हैं कि ये कोई सामान है, इसको तुम बड़े से छोटा, ठीक है, फिर छोटे से बड़े क्रम में लगाओ, तो बच्चे आराम से इस स्टेज में कर लेंगे। इसीलिए मैंने यहाँ पर सबसे बड़ा, फिर छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा। और उल्टा भी बच्चा कर सकता है कि सबसे छोटे से बड़ा लगाओ और सबसे बड़े से छोटा, मतलब दोनों चीजें सीरिएशन, वो क्रम में बच्चे लगा लेते हैं, उसको बोलते हैं सीरिएशन। और कंजर्वेशन तो अभी ये ग्लास वाला जो एग्जाम्पल मैंने बताया, यहाँ पर बच्चे की सोच में आ चुकी है, प्री ऑपरेशनल में नहीं था। तो 2 क्वेश्चन बनता है, एक कि लैक ऑफ कंजर्वेशन कौन से स्टेज में है, तो वो है प्री ऑपरेशनल, और कंजर्वेशन बच्चों के अंदर कॉन्क्रीट में आ चुका रहता है। दूसरी चीज आप यहाँ पर देख सकते हो, ट्रांजिटिविटी। ट्रांजिटिविटी का मतलब क्या होता है, यहाँ पर मैंने इसलिए लिखा हुआ है, जैसे कि आप यहाँ पर देखिए ध्यान से, A इज ग्रेटर देन B एंड B इज ग्रेटर देन C। अब पहले स्टेज में बच्चा ये सारी चीजें नहीं कर सकता है, बट इसमें अगर आप बच्चे से पूछो तो A और C के बीच में बताओ क्या संबंध है, तो बच्चे इसको आराम से बता लेते हैं। बट कैसे, ये एग्जाम्पल मैंने कहीं देखा भी था, इसलिए मैं आपको ये एग्जाम्पल बता रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो वो पता है ऑब्जेक्ट के माध्यम से करेगा, जैसे कि A यहाँ पर सबसे बड़ा है तो सबसे बड़ी लाइन खींचेगा, B छोटा है ऐसे, फिर यहाँ पर A इसके नीचे लिखेगा, इसके नीचे B। अब किसके बीच में बताना है हमको, A और C के बीच में बताना है, तो वो क्या करेगा, मान लीजिए वो इस B को लाइन को ऐसे ढक लेगा, फिर यहाँ पर लाइन क्या खींच देगा, C, क्योंकि आपको ही पता है कि वो फिर आराम से बता सकता है कि इसमें से कौन सी लाइन जो है सबसे बड़ी है, कौन सी लाइन सबसे छोटी है। बट यहाँ पर जैसे हम तो बिना लाइन के भी कर सकते हैं, बट यहाँ पर वो ऑब्जेक्ट के माध्यम से करेगा, तो जो भी चीजें पूछना हो वो आराम से एक चीज को बंद करके बता सकता है कि देखो ये लाइन सबसे बड़ी है, इसमें B का छोटा है, फिर इसको ढक के बताएगा इसमें B सबसे बड़ा है, यहाँ पर ये C छोटा है, ऐसे वो ऑब्जेक्ट्स को ढक कर भी बता सकता है। तो ये है ट्रांजिटिविटी। ये मैंने इसलिए आपको बताया है कि कभी आपसे पूछे तो आपको मतलब समझ में आना चाहिए। तो ये हो गया हमारा कॉन्क्रीट। अब है हमारा फॉर्मल। आप यहाँ पर देख सकते हो, कॉन्क्रीट को मूर्त संक्रियात्मक बोलते हैं, और फॉर्मल ऑपरेशनल, जो कि एज है 11 से अबव। इसका मतलब है कि हम सभी जो हैं अभी स्टेज में हैं, 11 से ऊपर जो भी हैं, हम हैं या हमारे जो फैमिली में बड़े मेंबर हैं, वो सब इसी के अंदर आते हैं। इसको हिंदी में बोलते हैं औपचारिक संक्रियात्मक। अब कुछ लोग इसका मतलब आपको मूर्त है तो यहाँ पे अमूर्त बता देते हैं, तो यस वो भी मतलब निकल सकता है, क्योंकि यहाँ पर बच्चे के सामने सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है कि आप कोई भी चीज, बच्चा रीजनिंग, लॉजिक जो भी लगाएगा, वो सारी चीजें उसके आंखों के सामने मौजूद होगी, उसको टच करके देख के बता सकता है। बट यहाँ पर बच्चे की सोच में एब्स्ट्रैक्ट लॉजिक भी आ जाता है। इट मीन्स कि अगर मैं उसको बोलूं, ऐसे एग्जाम्पल दूं कि बताओ मार्कर कैसा दिखता है, उसका क्या काम है, तो बच्चा सोच सकता है, उसके सामने भले से ना हो, वो बताएगा कि यहाँ पर हम लिखते हैं, उसको रब भी कर सकते हैं, इरेजर की जरूरत नहीं है, आप ऐसे हाथ से भी लिखो तो मिटा सकते हैं। कैसे हुआ, एब्स्ट्रैक्ट लॉजिक आ चुकी है इस स्टेज में,
ठीक है, कि सामने हमारी चीज़ जो चीज़ ना हो फिर भी हम उसके बारे में सोच सके। जैसे कि अभी जस्ट मैं आपसे एक एग्जांपल पूछूं कि अच्छा जो वॉयलेट कलर्स होते हैं उसमें से कलर कैसा दिखता है उसका नाम बताइए, तो आपके सामने कलर्स भले से भी ना हो फिर भी आप उसके बारे में इमेजिनेशन करने लगते हैं। इट मीन्स कि एब्स्ट्रैक्ट लॉजिक है। दूसरी चीज़ की ये है डिडक्टिव। इस स्टेज में डिडक्टिव आ जाता है। डिडक्टिव को बोलते हैं निगमन हिंदी में। इसका मतलब रूल टू एग्जाम्पल। रूल टू एग्जाम्पल का मतलब इस सब स्टेज में तो बच्चे को हमको एग्जाम्पल्स देने ही पड़ेंगे। आपको पता है यहाँ पर भी इंडक्टिव मेथड का यूज करके पढ़ाना होगा, क्योंकि छोटा सा बच्चा है, आप अगर उसको डायरेक्ट नाउन की परिभाषा बताने लगेंगे तो वो नहीं समझ पाएगा। बट अगर आप उसको नाउन के एग्जाम्पल्स देकर समझाएंगे वो आराम से समझ सकता है कि किसी कोई भी वस्तु है, नाम है, वो सब नाउन होते हैं, तो वो हम इसमें करते हैं। बट यहाँ पे आप बच्चों को सीधा रूल्स एग्जाम्पल की तरह भी सिखा सकते हो। जैसे कि अगर आप बच्चों को संज्ञा की परिभाषा बताना चाहते हैं तो पहले आप संज्ञा की परिभाषा बताओगे, बाद में एग्जाम्पल, क्योंकि ये जो है एब्स्ट्रैक्ट लॉजिक यहाँ पर बच्चों के अंदर आ जाता है। तो अगर पूछे डिडक्टिव निगमन किस में आता है तो फॉर्मल में। अब ये यहाँ पर एक टर्म है हाइपोथेटिक थिंकिंग। ये क्या होता है? इसका मतलब होता है परिकल्पनात्मक सोच। यहाँ पर आप जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके कितने नंबर आए हैं सीटेट में, चलो सीटेट का एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो आप बताओगे कि मेरे जो है 90 नंबर बने हैं, अगर एक नंबर कम हो जाता तो शायद मेरा क्वालिफाई नहीं होता। तो आपसे मैं पूछूंगी कि अच्छा ये बताओ नंबर क्यों इतना बना? क्या तुमने पढ़ाई नहीं की है, या फिर जहाँ से तुमने पढ़ाई की वहाँ पे आपको कंटेंट अच्छा नहीं मिला, टीचर ने अच्छे से नहीं पढ़ाया, या फिर आपको सही गाइडेंस नहीं मिला? क्या चीज़ है? तो आप जो क्यों का रीज़न सोचने लगते हो ना कि ये चीज़ क्यों हुई है, वो आता है हाइपोथेटिक, मतलब परिकल्पनात्मक सोच आने लगता है। हम अपने आप से क्वेश्चंस करते हैं, हम पूछते हैं कि आखिर में, अभी सीटेट का रिजल्ट भी आपने देखा होगा कि सीटेट का पेपर उतना टफ नहीं आता है, फिर भी इतने सारे बच्चे क्यों फेल हो जाते हैं? वो जो चीज़ आप फाइंड करते हो ना क्यों, वो होता है हाइपोथेटिक थिंकिंग। अब इसी के अंदर एनालिसिस आएगा, क्योंकि कोई भी रीजन फाइंड करने के लिए हम एनालिसिस करते हैं, सिंथेसिस करते हैं, इवैल्यूएशन करते हैं। तो ये सारे टर्म्स भी इसी में आते हैं, हाइपोथेटिक में ही आते हैं। कि अगर आप रीजन पता कर रहे हो तो आप पहले तो इकट्ठा करोगे, फिर इसको टुकड़ों में विभाजित करते हैं, हम मूल्यांकन करते हैं, तो सारी चीजें इसी में होंगी। अब यहाँ पर देखिए डिसीजन मेकिंग एबिलिटी आ जाती है, क्योंकि ये जो है ना फॉर्मल, ये सबसे हाईएस्ट लेवल ऑफ थिंकिंग है। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि लास्ट स्टेज है और यहाँ पर हम सब कुछ एब्स्ट्रैक्ट कर रहे हैं, हाइपोथेटिकल थिंकिंग है। तो ये जो है, अगर आपसे पूछे कि चारों में से हाईएस्ट लेवल ऑफ थिंकिंग कौन सा है, तो वो है हमारा फॉर्मल। ठीक है, तो ये हो गया। डिसीजन मेकिंग एबिलिटी भी इसी में आएगी, प्रॉब्लम सॉल्विंग भी। यस, अगर आप जो है बच्चे को कोई भी क्वेश्चंस दे रहे हो, क्योंकि आपको पता है हम कभी भी बच्चे से क्लोज एंडेड क्वेश्चंस हमें नहीं पूछना चाहिए, हमेशा ओपन एंडेड। मतलब कि ये नहीं कि 4+2 का आंसर बताओ, हमको ऐसे क्वेश्चन से बचना चाहिए। हमको बच्चे से ये क्वेश्चन पूछना चाहिए कि अगर बारिश ना हो तो क्या होगा, बहुत ज्यादा बारिश हो तो क्या होगा, जहां पर बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है वहां पर लोग कैसे रहते हैं, ये सारी चीजें हमें पूछनी चाहिए। तो ये सारी चीजें बच्चे सोचते हैं, फिर प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी फाइंड करते हैं, उसे बोलते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा हो, और अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा। अब ये देखिए, एक टर्म है एडोलेसेंट ईगोसेंट्रिज्म, इसमें आता है। एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ कि ये ईगोसेंट्रिज्म मैंने आपको कल पढ़ाया था, प्लीज बताना कि कौन से स्टेज में आता है। इसका मतलब मैंने कल आपको जैसे बताया कि बच्चे को ऐसा लगता है कि जो चीज़ मुझे पसंद है या जो चीज़ मैं करी वही बाकी सभी करते होंगे। जैसे मुझे डॉल पसंद है तो बाकी सभी को भी वही चीज़ है। बट यहाँ पर एडोलेसेंस नंबर पे, यहाँ पर एडोलेसेंट टर्म्स जुड़ा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि देखिए, बहुत कॉमन एग्जांपल दूंगी, आपने कई बार सुना भी होगा बहुत से टीचर्स के भी मुंह से। और एक और एग्जांपल दूंगी, एडोलेसेंस में जब हम होंगे या फिर जब थे, आप एग्जांपल को इमेजिनेशन जरूर करना, क्योंकि आप भी इस स्टेज में होंगे ही पहले। तो इसमें क्या होता है कि हमको, जैसे कि बच्चे, जब हम छोटे बच्चे थे तो उस टाइम पे हमको अपनी इमेज की कुछ भी उल्टा सीधा कोई भी कपड़े बना दे, चोटी बना दे, तेल लगा दे, उतना हमें फर्क नहीं पड़ता था। हम आराम से निकल जाएंगे, खेल आएंगे, इवन शादी वगैरह में भी चले जाते हैं। और अभी इस स्टेज में आकर हमको इतना फर्क नहीं पड़ता है कि क्या पहना है। क्यों? क्योंकि हमको पता है हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है, हमारी जॉब। बट जब हम एडोलेसेंस रहते हैं उस टाइम पे, अगर आपके बालों में बहुत ज़्यादा तेल चिपड़ दिया जाए और बोला जाए कि चलो आज शादी में जाने से पहले बाल जरूर धुलोगे। क्यों? क्योंकि आप नहीं चाहोगे कि आपकी इमेज जो है, आपको ऐसा लगे कि अरे लोग क्या सोचेंगे कि ये कितना गंदा लग रहा है, भले से लोग आपको देखे भी ना। दूसरा, मान लीजिए आप शादी में गए,
आप खाना खा रहे हो और ये एग्जाम्पल बहुत सुना होगा आपने, तो कुछ लोग आपको देख रहे होंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि वो तो मुझे ही घूर रहा है, भले से वो आपके पीछे रखी हुई आइसक्रीम चाट वगैरह देख रहे हो, ठीक है। वो हंसेंगे तो आपको लगेगा कि वो आपकी बुराइयां कर रहे हैं, चुगली कर रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं, वो आपके बारे में बात कर रहे हैं, और ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको बस लगेगा कि इस पूरे मतलब शादी में हमारे पे ही सबसे ज़्यादा फोकस हो रहा है। मे बी वो खाने की बातें कर रहे हो कि वो खाते हैं, इसके बाद से कुल्फी खाएंगे। तो ये एडोलसेंस में चीज़ें आती हैं कि अपने आप को लेकर हम बहुत ज़्यादा जो है कॉन्शियस रहते हैं कि ये ड्रेस पहन के जाएंगे। सुबह स्कूल जाते टाइम जब 11-12 में जब आप होंगे तो उस टाइम पे भी बहुत सारी चीज़ें चलती हैं कि कपड़ा एकदम साफ होना चाहिए, बिल्कुल भी गंदा नहीं होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं, उसे बोलते हैं एडोलेसेंस ईगोसेंट्रिज्म, ठीक है। इसलिए टर्म्स का मतलब मैंने आपको बताया। दूसरा है हाइपोथेटिक डिडक्टिव। हाइपोथेटिक अभी मैंने आपको बताया कि आप हर चीज़ का रीज़न फाइंड करते हो, बट यहाँ पर मैंने डिडक्टिव लॉजिक भी लगा दिया। इसका एग्जाम्पल अगर देना चाहूँ तो इसमें मोस्टली कौन आते हैं? साइंटिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, मैथमेटिशियन, इकोनॉमिस्ट, जहाँ पर उनको रीज़न फाइंड करना पड़ता है कि कोई भी चीज़ हुई है तो वो क्यों हुई है, कैसे हुई है, ये सारी चीज़ें, और ये वही लोग फाइंड करते हैं, तो उसको बोलते हैं हाइपोथेटिक डिडक्टिव लॉजिक। और दूसरा है हाईएस्ट लेवल ऑफ थिंकिंग, क्योंकि ये सारी चीज़ें हो रही हैं तो ऑब्वियस सी बात है इस स्टेज में आते आते आपकी जो थिंकिंग है वो हाईएस्ट लेवल की रहती है चारों स्टेज के कंपेयर में। तो यहाँ पर हमारा खत्म होता है। जीन पियाजे ने एज के अकॉर्डिंग बताया कि इस एज का पर्टिकुलर बच्चा क्या क्या चीज़ें करेगा। इस एज में उन्होंने एज को बहुत ज़्यादा वैल्यू दी है, उन्होंने लैंग्वेज को वैल्यू नहीं दी है। और जब भी कोई आपसे पूछे कि क्या उन्होंने सोशल को वैल्यू दी है, दिया है लिटिल बिट, थोड़ा सा दिया है, ज़्यादा नहीं दिया है। मतलब बेसिकली यही है कि स्टेज को उन्होंने ज़्यादा वैल्यू दिया है, ठीक है, कि हर स्टेज में क्या क्या चीज़ें होती हैं, कौन सा स्टेज का बच्चा क्या करता है। तो यहाँ पर हमारा खत्म होता है। आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो प्लीज़ ज़रूर शेयर करना। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट भी लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। और ये सीरीज़ बंद नहीं होगा। हाँ, ये ज़रूर है कि आप लोग लाइक नहीं करते हो ना शेयर करते हो, फिर भी मैं नहीं रुकूंगी। मैं सारे CDP की सीरीज़ ख़त्म करके ही रहूँगी। पावलोव, स्किनर, कोहलर, थॉर्नडाइक, सारी चीज़ें हमारे ही चैनल से होंगी, जो कि एग्जाम के समय पे आपको बहुत हेल्प करेगा अगर आपने ये सारी सीरीज अच्छे से की होगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और मे बी कल मैं आपके साथ इस क्लास का जो है क्वेश्चन आंसर का डिस्कशन जरूर करूंगी, सो दैट जो भी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर बढ़ाई हैं उसका क्लैरिफिकेशन आ जाए आपके दिमाग में, आपको पता चल जाए कि जीन पियाजे से कितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।